नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं नीरज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा, बीएड विभाग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अंकन प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र उपलब्धि के मापन हेतु मुख्य रूप से दो प्रणाली प्रचलित हैं। पहली अंकन प्रणाली और दूसरी ग्रेड प्रणाली। आगे पहले हम अंकन प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे देश में वर्तमान समय में विभिन्न विषयों में छात्रों की उपलब्धि मापने के लिए छात्रों के द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के लिए परीक्षकों के द्वारा अंक प्रदान करने की विधि ही प्रचलित है, जिसमें सामान्यतः 101 बिंदु अंकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अर्थात छात्रों को 0 से 100 तक के कुल 101 प्राप्तांकों में से कोई एक प्राप्तांक प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ छात्रों को प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी देने अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए पूर्व निर्धारित मनचाहे विभाजन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के मनचाहे विभाजन बिंदु न केवल वर्षों बल्कि अनेकों दशकों तक बिना किसी संशोधन के चलते रहे हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि ये विभाजक बिंदु बिना किसी तर्क संगत आधार के सदियों पूर्व निर्धारित किए गए हैं। अंकन की इस परंपरागत प्रणाली की आलोचना समय समय पर शिक्षाविद, अध्यापक गण, अभिभावक वृंद, शोधकर्ता तथा छात्रों के द्वारा की जाती रही है। अंकन विधि का जटिल, समस्यात्मक तथा त्रुटि युक्त होना इस आलोचना के मुख्य कारण है। वास्तव में अंकन की इस परंपरागत विधि में दो अत्यधिक घातक कमियां हैं। प्रथम, परीक्षक के निर्णय में जरा सी चूक या अंतर कभी कभी मात्र 1 या 2 अंक के कारण छात्र की श्रेणी अथवा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की स्थिति बदल सकती है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः वर्तमान परीक्षा प्रणाली में 59.75% अंक पाने वाले छात्र को द्वितीय श्रेणी तथा 60% अंक पाने वाले छात्र को प्रथम श्रेणी दी जाती है। स्पष्ट है कि 1-2 अंकों के इस जरा से अंतर से द्वितीय श्रेणी वाला छात्र प्रथम श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी वाला छात्र द्वितीय श्रेणी पा सकता है। इसी प्रकार के जरा से अंतर से छात्र उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण भी हो सकता है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने तथा श्रेणी प्रदान करने की यह विधि उपयुक्त तथा वैध स्वीकार की जा सकती थी यदि अंकन पूर्ण रूपेण त्रुटि रहित ढंग से करना संभव होता। अर्थात यदि परीक्षकों के द्वारा छात्रों को प्रदान अंक उनकी योग्यता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। अध्ययनों से सिद्ध किया गया है कि वर्तमान अंकन प्रणाली में अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं तथा परीक्षकों द्वारा प्रदान अंक उनकी व्यक्तिगत मानसिक विचारधारा से प्रभावित रहते हैं। सांख्यिकीय अनुमानों के अनुसार अंक प्रदान करने में 5% से अधिक की त्रुटि होने की संभावना लगभग 50% होती है। इसके अलावा परीक्षकों के द्वारा अंक प्रदान करने में छात्रों की योग्यता, ज्ञान, स्मृति, बुद्धि या अभिव्यक्ति क्षमता आदि में से किसी एक या एक से अधिक का द्योतक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षक के द्वारा प्रदान किए गए अंकों में व्यक्तिनिष्ठता हो सकती है। वस्तुतः छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को इतनी यथार्थ और असंदिग्ध ढंग से नहीं मापा जा सकता है कि इस मापन के लिए 101 बिंदु मापनी का प्रयोग तर्कसंगत हो सके। वर्तमान अंकन विधि की दूसरी कमी विभिन्न विषयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के मानदंडों में पर्याप्त विभिन्नताओं का होना है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कुछ विषयों में परीक्षकों के द्वारा कम अंक आवंटित होते हैं। उदाहरण के लिए, गणित या विज्ञान जैसे विषयों में प्रायः 0 से 100 तक के प्रसार में परीक्षकों द्वारा प्राप्तांक प्रदान किए जाते हैं,
जबकि भाषा या इतिहास विषयों में प्रायः 20 से 70% तक ही प्राप्तांक प्रदान किए जाते हैं। परीक्षकों के द्वारा प्राप्तांकों की न्यूनतम व उच्चतम सीमाओं तथा प्रसार के निर्धारण में उनकी व्यक्तिगत पसंद के साथ साथ विषय की प्रकृति की भी अवांछित भूमिका रहती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का योग करके श्रेणी ज्ञात करने की प्राचीन परंपरा का कोई वैज्ञानिक आधार प्रतीत नहीं होता है। विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों के योगफल के आधार पर छात्रों का योग्यता क्रम विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों के प्रसार, मध्यमान तथा मानक विचलन से बुरी तरह से प्रभावित होता है। जैसे यदि हिंदी व गणित विषयों के प्राप्तांकों की यदि हम तालिका के अनुसार चर्चा करें तो हिंदी विषय में महेश के न्यूनतम 34 अंक और सगुन के अधिकतम 77 अंक हैं, जबकि गणित में महेश के अधिकतम 94 अंक हैं और गणित में सगुन के न्यूनतम 3 अंक हैं। इस प्रकार हिंदी विषय का प्रसार 43 जबकि गणित का प्रसार 91 होगा। इन दोनों विषयों के प्राप्तांकों को जोड़कर यदि सामूहिक योग्यता क्रम बनाया जाएगा तो गणित को हिंदी की अपेक्षा लगभग 2 गुना भार मिलेगा। कुल अंकों की गणना में छात्रों की गणित योग्यता का महत्व हिंदी योग्यता की अपेक्षा 2 गुना होने के कारण संभावना यही होगी कि गणित योग्यता वाले छात्र की सामूहिक योग्यता सूची में श्रेष्ठ क्रम प्रदान करेंगे। सारणी से यह स्पष्ट है कि महेश तथा सगुन दोनों ही एक विषय में श्रेष्ठ तथा एक विषय में सबसे कमज़ोर हैं, परंतु इसके बावजूद भी कुल योग की दृष्टि से 6 छात्रों में महेश सर्वश्रेष्ठ तथा सगुन सबसे कमज़ोर प्रतीत हो रही है। यह विसंगति दोनों विषयों के प्राप्तांकों के प्रसार के अंतर के कारण है। वास्तव में विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का मानक विचलन समान होने पर ही कुल प्राप्तांकों के योगफल में विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों को समान भार मिलता है। 101 बिंदु अंकन की इन 2 मुख्य कमियों के कारण शिक्षाविदों, विशेषकर परीक्षा सुधार के कार्य में संलग्न शिक्षाशास्त्री व अनुसंधानकर्ता समय समय पर वर्तमान अंकन प्रणाली में परिवर्तन करने का सुझाव देते रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा कोठारी आयोग ने अंकों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग करने का सुझाव दशकों पूर्व दिया था। परीक्षा सुधार पर शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के कार्यदल ने भी सन 1971 में अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने का सुझाव दिया था। 1975 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा भी ग्रेड प्रणाली प्रयोग की सिफारिश की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रकाशित परीक्षा सुधार एक कार्य योजना नामक प्रतिवेदन में भी ग्रेड को स्वीकार करने का समर्थन किया गया। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन योजना प्लान ऑफ एक्शन में भी विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रेड प्रणाली को स्वीकार करने की बात कही गई है। अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाने के प्रस्ताव में मूलभूत मान्यता यह है कि छात्रों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर 101 समूहों में विभाजित करना व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है, क्योंकि ना तो अंक प्रदान करने का कोई पर्याप्त, वैध, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा सार्थक आधार उपलब्ध होता है तथा ना ही परीक्षकों में इतनी क्षमता होती है कि वे छात्रों को 101 समूहों में त्रुटि रहित ढंग से बांट सकें। परीक्षक अधिक से अधिक छात्रों को कुछ सीमित संख्या वाली
गुणात्मक श्रेणियों 5, 7 या 9 आदि में ही सफलतापूर्वक विभाजित कर सकते हैं। इन गुणात्मक श्रेणियों को ही ग्रेड कहा जाता है। इन श्रेणियों को A, B, C, D, E, F जैसे संकेत या 0, 1, 2, 3, 4 आदि से प्रदर्शित किया जाता है। इन A, B, C, D, E, F आदि अक्षरों को अथवा 0, 1, 2, 3, 4 आदि बिंदुओं को ग्रेड कहते हैं। स्पष्टतः अंक प्रणाली के विपरीत ग्रेड प्रणाली वास्तव में छात्रों को कुछ गुणात्मक श्रेणियों में बांटती है। परीक्षा सुधार के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों का ध्यान इस विचार की ओर शीघ्रता से आकर्षित हुआ एवं उन्होंने माना कि अंकन वर्गों की संख्या को कम करके अंकन की त्रुटियों को काफ़ी सीमा तक समाप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने ग्रेड प्रणाली को अपनाए जाने का सुझाव दिया। अमेरिका आदि विकसित देशों में तो काफ़ी समय से ग्रेड प्रणाली का प्रयोग किया जाता रहा है। भारत में भी कुछ प्रगतिशील संस्थाओं, माध्यमिक शिक्षा परिषदों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में ग्रेड प्रणाली का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया है। परंतु ग्रेड प्रणाली को अपनाए जाने के प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकार करने के बावजूद भी ग्रेड की संख्या पर कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो सका है। कुछ 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली को उपयुक्त बताते हैं, कुछ 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली को तथा कुछ 9 बिंदु ग्रेड प्रणाली को उचित ठहराते हैं। यहाँ पर 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली का एक उदाहरण दिया गया है, जिसमें A, B, C, D व F ग्रेड हैं तथा ग्रेड पॉइंट 0, 1, 2, 3 व 4 हैं। A विशिष्ट, B उत्तम, C औसत, D निम्न और F अनुत्तीर्ण को प्रदर्शित करता है। छात्रों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा 1975-76 में ग्रेड प्रणाली पर आयोजित की गई क्षेत्रीय कार्यशालाओं में 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली को अपनाए जाने पर आम सहमति थी, क्योंकि इससे मूल्यांकन में आवश्यक परिमार्जन होगा तथा किसी भी ग्रेड के अंदर बहुत अधिक विभिन्नताएं नहीं होंगी। इसके अलावा 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर बांटते समय अध्यापकों के द्वारा भी सामान्यतः 7 श्रेणियों का प्रयोग किया जाता है। ये 7 श्रेणियां हैं: विशिष्ट, अति उत्तम, उत्तम, संतोषप्रद, निकृष्ट तथा अति निकृष्ट। इनको क्रमशः O, A, B, C, D, E व F अक्षर ग्रेड से व्यक्त किया जा सकता है। कार्यशालाओं में यह भी कहा गया कि कुछ कृषि विश्वविद्यालय तथा तकनीकी संस्थाओं ने 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली प्रारंभ कर दी है। यह उनकी परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकती हैं क्योंकि इन संस्थाओं में छात्र अधिक सजातीय होते हैं। चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग संकायों में आवश्यकता अनुसार 7 बिंदु ग्रेड के अतिरिक्त अन्य प्रणाली भी प्रयोग में लाई जा सकती है। वैसे तो परीक्षकों के द्वारा सीधे सीधे ग्रेड प्रदान किया जाना अधिक वांछनीय है, परंतु आवश्यकता होने पर प्राप्तांकों को भी ग्रेड में बदला जा सकता है। प्राप्तांकों को ग्रेड में बदलने के लिए प्राप्तांकों के विवरण को सामान्य प्रायिकता वक्र (NPC) के आधार पर 7 भागों में विभाजित करके उन्हें ग्रेड प्रदान किया जा सकता है। विभिन्न विषयों या पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम ग्रेड औसत विश्वविद्यालय या
अन्य परीक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह निर्धारण उस क्षेत्र की आवश्यकता के ऊपर निर्भर करेगा। फिर भी सामान्यतः संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम औसत ग्रेड डी ही होना चाहिए तथा यदि किसी छात्र का औसत ग्रेड डी या इससे श्रेष्ठ हो परंतु उसने यदि किसी एक प्रश्न पत्र में डी से कम ग्रेड प्राप्त किए हों तो उसे इस शर्त पर अगली कक्षा में भेजा जा सकता है कि वह उस प्रश्न पत्र को अगले वर्ष उत्तीर्ण कर लेगा। छात्र के उत्तरों को सीधे सीधे ग्रेड देकर मूल्यांकित करने की स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को परीक्षक अलग अलग ग्रेड प्रदान करेगा और फिर संपूर्ण उत्तर पुस्तिका के लिए ग्रेड औसत ज्ञात कर लिया जाएगा। ग्रेड औसत ज्ञात करने के लिए पहले सभी ग्रेडों को ग्रेड पॉइंट में बदला जाएगा, तब उनका औसत ज्ञात कर लिया जाएगा जिसे ग्रेड बिंदु औसत कहा जाएगा। 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली में ओ को 6, ए को 5, बी को 4, सी को 3, डी को 2, ई को 1, एफ को 0 अंक दिए जा सकते हैं। जब विभिन्न प्रश्नों के लिए महत्व असमान होता है तब विभिन्न प्रश्नों के लिए ग्रेड बिंदुओं को उनके प्रतिशत महत्व से गुणा करके उनका योग ज्ञात कर लेते हैं, जिसे 100 से भाग देने पर ग्रेड बिंदु औसत जीपीए ज्ञात हो जाता है। यदि विभिन्न प्रश्नों का महत्व भिन्न के रूप में दिया होता है तब ग्रेड बिंदुओं को उनके महत्व से गुणा करके योग कर लेने पर ग्रेड बिंदु औसत प्राप्त हो जाता है। 101 बिंदु अंकन प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का उपयोग करने के अनेक लाभ हैं। जैसे ग्रेडिंग प्रणाली में उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव को कम किया जाता है। इसमें केवल परीक्षा के आधार पर अंक या ग्रेड नहीं दिए जाते हैं बल्कि उसका सतत व व्यापक मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक सत्र में होता है। उसके आधार पर उसे ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली से बच्चों का मानसिक दबाव काफ़ी हद तक कम हुआ है। ग्रेड की सहायता से छात्रों का मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय ढंग से हो सकता है। अतः ग्रेड प्रणाली का प्रयोग परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। विभिन्न परीक्षा संस्थाओं या विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित छात्रों के परिणामों की तुलना करने की दृष्टि से मूल्यांकन की ग्रेड प्रणाली अत्यधिक उपयोगी है। विभिन्न संस्थाओं या विश्वविद्यालयों का अंकन स्तर भिन्न भिन्न होने पर प्राप्तांकों के द्वारा विद्यार्थियों की तुलना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है। ग्रेड प्रणाली ऐसी स्थिति में एक उपयोगी साधन का कार्य करती है। ग्रेड प्रणाली विभिन्न विषयों तथा संकायों में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना करने के लिए एक उभयनिष्ठ पैमाने का कार्य सफलतापूर्वक कर सकती है तथा छात्रों की अभिरुचि और योग्यता के आधार पर भावी पाठ्यक्रम के चयन करने की दृष्टि से ग्रेड प्रणाली अधिक उपयुक्त और वैज्ञानिक है। ग्रेड प्रणाली को अपनाए जाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान को माइग्रेशन करते समय होने वाली कठिनाइयाँ काफ़ी कम हो सकेंगी, जिससे अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण में सुविधा हो सकेगी। जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली के इतने लाभ हैं वहाँ इसकी कुछ कमियाँ भी हैं। जैसे ग्रेडिंग प्रणाली में छात्र अपने प्रदर्शन में सुधार हेतु अतिरिक्त प्रयास नहीं करते हैं। छात्रों में प्रतियोगिता की भावना समाप्त होने लगती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह चाहे उनके 91 अंक आएँ अथवा 100 अंक आएँ,
उन्हें वही ग्रेड मिलेगा। ग्रेडिंग प्रणाली में छात्र अक्सर पढ़ाई की तुलना में अन्य कार्यों में अधिक भाग लेते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली के द्वारा छात्रों को अपने वास्तविक प्रदर्शन की जानकारी नहीं हो पाती है। ग्रेड को नंबर में बदलना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो छात्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हमने अंकन प्रणाली, उसकी कमियां तथा ग्रेड प्रणाली, उसके लाभ और कमियों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।